हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में जैसा कि कल केवल उत्तर भारत की विशाल मैदान का रूपरेखा बताया गया था कि आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, उसी कड़ी में आज जो क्लास लेनी है, एक स्टेप बाय स्टेप एकदम डीपली अध्ययन करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि आप अच्छे से उसे नोट्स बनाते चलें। चलिए आइए चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले कुछ भी अगर मैपिंग में तैयार करना है तो सबसे पहले एक एक का मैप बनाते हुए और सीक्वेंस वाइज आप उसे सजाते हुए चलिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ पर ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, ठीक। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। आज जो टॉपिक्स हमें पढ़ना है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, यह है भारत का भौगोलिक विभाजन। यहां पर हेडिंग डालेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन। आपने देखा होगा जब पिछले क्लास में कि भारत का भौगोलिक विभाजन हुआ तो उसमें आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या बताया कि पृथ्वी जो थी एक पैंजिया के रूप में थी, जितने स्थल थे सब के सब पैंजिया के रूप में, और जितने जल ही जल थे, महासागर थे, सागर थे, सबको मिला करके उसे पैंथालसा बोला गया। तो इसे जब दो भागों में बांटा गया तो याद रखिए, नीचे वाले को क्या बताया गया, गोंडवाना लैंड, और ये ऊपर वाले को अंगारा लैंड। अंगारा लैंड जिसे इसे बोला जाता है उत्तरी पैंजिया, इसे क्या बोला गया, दक्षिणी पैंजिया। क्या बोला गया, दक्षिणी पैंजिया। अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी बोला जाता है, ठीक। तो आपको याद होगा कि हमारा भारत गोंडवाना लैंड का भूभाग है। किसका भूभाग है, गोंडवाना लैंड का भूभाग है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखते होंगे ये 0 डिग्री जो है, यहां दोनों का मिश्रण गिनी की खाड़ी में होता है, मिलन गिनी की खाड़ी। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आप ये देखेंगे कि जो अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, तो हमारा भारत ऐसे टंगा हुआ था। क्लियर। जब प्लेटें खिसकती गई और ये इंडियन जो खिसकती गई, इंडियन की प्लेटें जो खिसकती गई, भारतीय प्लेट जो खिसकता गया, ये उत्तर पूर्व की तरफ खिसकता गया। यहां तक किताबों में लिखा है कि 18 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष खिसकता गया और ये 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बाईं तरफ घूमता गया। एक दिन हमारा भारत सिचुएशन सही हो गई। लेकिन एक चीज बताइए कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में आपका क्या था, टेथिस सागर था। क्या था, टेथिस सागर था। क्लियर। और उसी टेथिस सागर, जैसे सपोज दैट ये भारत अगर खिसकता जाएगा तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा यहाँ टेथिस सागर के पास में क्या हो जाएगा, ये भारत की सिचुएशन पहुंच जाएगी। तो ये जो जहां पर भारत है, ये जहां पर भारत है, तो ये क्या होगा,
यहाँ पर सागर बनने शुरू हो जाएंगे। और जब ये खिसक करके इधर चला गया और ये धीरे से यहाँ पर सागर बनता गया, और जब सागर बनता जाएगा तो क्या होगा, हिंद महासागर का रूप लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, स्वाभाविक सी बात। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये मेथड तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप फ्रेंड्स चलते हैं आगे की तरफ कि एक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अकॉर्डिंग उत्तर भारत का विशाल मैदान के रूप में अगर आप जानना चाहेंगे तो फ्रेंड्स इसे इरेज कर दे रहे हैं। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थियरी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप इतना ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ये इंडियन प्लेटें अंगारा लाइन की तरफ बढ़ता गया तो एक समय ऐसा आएगा टेथिस सागर के पास पहुंचेगा, उसके बाद जैसे पार करेगा तुरंत अंगारा लाइन से ये लड़ेगा। क्यों? दूसरा कंडीशन बनता है कि आप ये दिमाग लगाइए, टेथिस सागर अगर मान लीजिए ये आपका इंडिया, ये वाला इंडिया पोर्शन है, और मान लीजिए ये वाला पोर्शन क्या है आपका यूरेशियन, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, और बीच में आपका टेथिस सागर है। तो आप दिमाग लगाइए क्या कि टेथिस सागर में अवसाद या मलबा नहीं होगा। अगर ये धीरे धीरे ऐसे सटते जाएंगे तो यहां का मलबा कहां जाएगा, ये कहीं कहीं उभार मारेगा कि नहीं, उठेगा कि नहीं उठेगा। अगर ये उठेगा तो क्या होगा, जब उठेगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। अब उसमें पर्वताकार भी हो सकता है या जम भी सकता है, दो कंडीशन बन सकता है। जो बनेगा, जो जम जाएगा थोड़ा सा उभार करके वहीं पर जम गया तो पठार का रूप ले लेता है, और जो ऊपर की तरफ ऐसे त्रिभुजाकार खड़ा हो जाएगा वो पर्वत का रूप ले लेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है। देखिए ये आपका इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट, और इधर से ये आपका यूरेशियन प्लेट है। क्लियर? ये आपका इंडियन प्लेट, और ये आपका यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो ये प्लेट है, क्योंकि इंडियन प्लेट हल्की है, ये हल्की है। अब सोचिए अगर हल्की है तो ये भारी प्लेट क्या करेगी, एक दूसरे को दबाएगी। जब एक दूसरे को दबाएगी तो ये कंडीशन झुकेगी, जो हल्की होगी वो नीचे जाएगा, तो यह जो नीचे जा रही है इस ऐसे कंडीशन को अभिसरण बोलते हैं। किसी न किसी सरल लेगा तो ये क्या हो जाएगा, अभिसरण हो जाएगा। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमने कहा कि ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, इन बीच में तो टेथिस सागर भी है ना। अगर टेथिस सागर है तो यहां का मलबा कहां गया होगा, कुछ मलबा इधर आया होगा, कुछ मलबा इधर आया होगा, आया होगा। अब ये बताइए यहां का मलबा कहीं कहीं धीरे से ऐसे उठाएगा कि नहीं उठाएगा, ऐसे उठाएगा, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपने देखा ऐसे बनेगा, तो इस तरीके से क्या बना, यानी ट्रांस हिमालय बना, ट्रांस हिमालय बना। अब दूसरा क्या बना, ये ग्रेट हिमालय बना। तीसरा क्या बना, मध्य हिमालय बना। और तीसरा क्या बना, शिवालिक बना।
ये ऐसा कर लीजिए, इधर अच्छे समझ में आ जाए क्योंकि इंडियन की तरफ हमको चलना है। तो फ्रेंड्स ये क्या करोगे, ग्रेट हिमालय बड़ा सा बना दो, ग्रेट हिमालय। उसके बाद इधर देखिए मध्य हिमालय, सॉरी ये ट्रांस हिमालय कर दो, और ये ग्रेट हिमालय, और ये क्या हो जाएंगे मध्य हिमालय, और ये आपके क्या हो जाएंगे शिवालिक हिमालय। लेकिन ये आपके हिमालय तो बन गए, लेकिन हमने कहा कि जो ऊपर की तरफ उठा होगा वह एक हिमालय का रूप लिया होगा। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो पदार्थ अवसाद होंगे तैतीस सागर के, जब दबाव प्रेशर बनेगा तो आप समझ सकते हैं वो वहीं धीरे से जा करके मजबूती के साथ गए हैं, क्योंकि वो ऊपर तक नहीं जा सकते थे। इसका मतलब वो गाढ़ा ऐसा पदार्थ था। अब वो गाढ़ा पदार्थ धीरे से दबाए तो क्या करे, धीरे से ऊपर हो। जैसे सपोज दैट किसी बाटल में अगर पानी लेते हैं, उसे दबाते हैं तो फुल्ली स्पीड से ऊपर जाता है। इतनी बात जैसे कोबर सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत है। दूसरा क्या है, अगर किसी पेस्ट को आप लेते हैं, क्योंकि पेस्ट कैसा होता है उससे गाढ़ा होता है, पानी की अपेक्षा गाढ़ा होता है, तो आप उसे जब दबाते हो तो क्या होता है, धीरे से ऐसे ऊपर ज्यादा स्पीड से पानी की अपेक्षा क्या होता है कम होता है। पानी की जब अपेक्षा कम होगा तो धीरे से ऐसे बनेगा, तो एक समय ऐसा आएगा वो गांठ टाइप बन जाएगी, एज ए तिब्बत का पठार, सॉरी पामीर की छत जो बनी है सेम कंडीशन से। इसी तरीके से आपका हिमालय इस तरीके से हुआ है, तो यहां छत जैसा बन गया, पामीर की गांठ। दूसरा कंडीशन क्या है, अब देखिए आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ऐसा तो नहीं है कि अगर हिमालय बना हुआ है बड़े बड़े, उसके ऊपर आपने देखा होगा पर्वत शिखर हैं, तो क्या पानी पिघलते होंगे या वहां से नदियां निकल रही हैं, क्योंकि हिमालय नदियां आती हैं। अच्छा ठीक है, हिमालय नदियां आएंगी तो सवाल सी बात क्या होगा, उसके साथ यानी कि नदियों के माध्यम से अपर्दन होगा, अपर्दन के साथ साथ क्या होगा, अवसाद जरूर आएंगे, क्योंकि नदियां जाएंगी तो रगड़ते हुए जाएंगी। अब रगड़ते हुए जाएंगे तो मिट्टी कंक्रीट जो भी कुछ होगा वो क्या करेगा, अवसाद लेके आगे बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ढाल पाएगा वह क्या होता जाएगा, यहां पर जमता जाएगा, एक प्रकार से यहां पर अवसाद बनते जाएंगे। और जब यहां पर अवसाद बनते जाएंगे तो एक प्रकार से क्या होगा, ये उपजाऊ होता जाएगा, एक प्रकार से आप समझिए कि मैदान बनता जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान बना हुआ है। तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकल के आया, निष्कर्ष ये निकल के आया कि आप ये समझिए कि ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसका मतलब ये है कि चाहे वह हिमालयी नदियां हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय नदियां हो, तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहां पर अवसाद जमता गया, और जब अवसाद जमता जाएगा तो एक मैदान का रूप ले लेगा। अब जब ये मैदान का रूप ले लेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में आप दो वर्ड आप जान जाइए, एक अपक्षय और एक अपर्दन, ठीक, क्योंकि अपक्षय टूटे और टूट कर वहीं रह जाए, लेकिन अपर्दन में अपक्षय यानी ऊपर वाला क्षय हो जाए, यानी ऊपर वाले चाहे पपड़ी हो चाहे ले परत हो, कुछ भी हो, ऊपर वाला क्षय हो जाए, वही क्या है, और टूट करके वहीं पर रह जाए, वो क्या है, अपक्षय। और अपर्दन मतलब कि टूटे और टूट करके आगे भी बढ़ जाए, तो अपर्दन है। तो नदियों का काम क्या होता है, तोड़ती हैं और तोड़ करके आगे ले जाती हैं। तो जब उस नदियों में अवसाद जो आगे लेके जाएगा तो अपर्दन का काम हुआ। अब देखिए, अगर मान लीजिए अपर्दन का काम कर रही है, सपोज दैट मान लीजिए ये नदियां लेके आ रही और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ हल्का से गर्त या गड्ढे टाइप, तो नदियां तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो इसके साथ अवसाद हैं, इसके साथ अवसाद हैं, ये अवसाद यहाँ पर जमा होते जाएंगे, जैसा कि कोबर के सिद्धांत में भी ये बात कही गई है। कोबर की भूसन्नति सिद्धांत, जैसा कि भूसन्नति का नाम डाना ने किया था, लेकिन कोबर ने कहा कि
जो हिमालय है वह भूसनतियों का पालना है, ठीक है, ये कोबर ने कहा था। तो आप इतनी बात अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर अवसाद जमते गए, इस तरीके से हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान तैयार होता रहा, ठीक है। क्योंकि अब आप कंडीशन समझेंगे, ये भी तो हो सकता है कि देखिए अगर ये शिवालिक हिमालय है, क्योंकि आप ये भी जान रहे हैं, अगला कंडीशन क्या जान रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर, ये तीनों तो किसके हो गए, ट्रांस हिमालय के हो गए। इसके बीच में आपने देखा विभाजन लाइन ITSZ है, क्लियर। उसके बाद महान हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद क्या हो जाएगा, MCT हो जाएगी, ये विभाजन का लाइन है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, लघु हो गया, लघु हिमालय। लघु के बाद एक विभाजन लाइन है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, शिवालिक हो गया। अब शिवालिक के देखिए, शिवालिक के बाद ये जो लाइन है HFF, क्लियर, HFF यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो इसके बाद आपका उत्तरी मैदान आएगा। इसका मतलब कि जो नदियां, क्योंकि आप ये भी देखें, आप भी इसके पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब हमारा शिवालिक और लघु और शिवालिक हिमालय बन रहा था, तो उस समय हिमाद्री, जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री से नदियां आ रही थी, और नदियां जैसे जैसे ढलान की तरफ बढ़ती जाएंगी, तो आप ये भी जानते हैं कि वहां की मिट्टी कटती जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा लघु हिमालय क्या है, सभी श्रेणियां जितनी हैं पश्चिम से पूरब तक पूरा खंड खंड है। उसी तरीके से शिवालिक हिमालय भी खंड खंड में है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, तो नदियां शिवालिक हिमालय से आएगी। अब भैया अगर यहाँ आएगी तो अवसाद लेके आएगी कि नहीं आएगी, और अवसाद लेके आएंगी, इधर अवसाद लेके आई हिमालय से, नदियां आई तो अवसाद लेके आई, तो क्या होगा, एक प्रकार से यहाँ पर जमावड़ा होगा कि नहीं होगा। ये तो इधर हो गया। इसी तरीके से प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि उत्तर, ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है, इसके नीचे जब मैदान के नीचे जाएंगे, आपको ऐसा एक आपको मिलेगा भारत का प्रायद्वीपीय भारत मिलेगा। तो प्रायद्वीपीय भारत में भी यहां से भी तो नदियां जा रही हैं। आप बताइए, इधर से नदियां इधर जाएंगी तो भी अवसाद लेके जाएंगे। अब देखिए ये सवाल उठता है कि जितने अवसाद लेके आएंगे यहीं पर बीच में बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल, इतनी बातें अच्छे से पकड़ में आ गई। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये बातें समझ में आ गई, अवसाद बनते गए और ये विशाल मैदान बनता गया, दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर ये पेंसुला के माध्यम से नदियां उधर गई, तो क्या अवसाद जिस जिस प्रादेशिक भागों में बांटा गया, क्या उतने नहीं रहे कि और भी दूर तक जा सके। हाँ याद रखिए, जैसे मेन जो आपका प्रादेशिक प्रदेश में हुआ है, अवसाद जो जमे हैं, उसका तो मेन नाम नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत सभी में अंश है। देख लीजिए, इधर भी अंश है, इधर भी अंश है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर असम तक जाएंगे, ठीक है, जमोड़ा अवसाद बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो आपका एक क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान बना हुआ है, वह स्पेशली किसके किसके बीच में है, याद रखिएगा। यहां लिखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर कौन सी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी से नदियां आई तभी तो बना, ठीक है। अच्छा आगे देखिए,
अगला कंडीशन है कि शिवालिक और उत्तर भारत के विशाल के मैदान में एक विभाजन लाइन भी है जिसका नाम है एच एफ एफ, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक, यानी शिवालिक और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में क्या है, एच एफ एफ, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। और इसका मतलब अब आपका मेन टारगेट क्या होगा, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान अवस्थित है। अब ये चूंकि कर्क रेखा के उत्तर में है इसलिए उत्तर भारती में बोला जाता है, इसलिए उत्तर भारत का विशाल मैदान बोल दिया जाता है। ये भारत के उत्तर में है इसलिए क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान बोल देते हैं। अब देखिए उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसे अगर आप समझना चाहेंगे अच्छे से देखिए, इसे दो भागों में बांटा गया है जैसा कि कल रूपरेखा बताया गया था। दो भागों में बांटने का मकसद क्या था, एक तरफ भौतिक विभाजन, दूसरी तरफ प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन क्लियर हो गया। भौतिक विभाजन को स्थलाकृति, स्थलाकृतिक विभाजन भी बोलते हैं। अब यहां सवाल उठता है स्थल आकृत, यानी जैसे जैसे स्थल की आकृतियां बनती गई उसके बाद वह एक विभाजन का कार्य करते गया। उस जैसे मतलब जैसे जैसे स्थल जो है उसकी आकृति बनती जाएगी, उसका विभाजन उसी तरीके से उसका बोला गया, उसका नामकरण कर दिया गया। तो भौतिक विभाजन में पहला है भावर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर। इसको दो भागों में बांटा गया, घोड़, उसके बाद रेत, और चौथा है खादर, उसके बाद पांचवा है डेल्टाई। यानी कि यहां क्या लिखेंगे, भावर का मैदान, यहां क्या लिखेंगे, तराई का मैदान, यहां लिखेंगे घोड़ का मैदान, और यहां पर क्या लिखेंगे, रेत का मैदान, यहां पर लिखेंगे खादर का मैदान, और यहां पर लिखेंगे डेल्टाई का मैदान। डेल्टा से बने हुए, डेल्टा। अब सवाल उठता है कि प्रादेशिक विभाजन, यानी कि प्रदेश में जो जो एरियाज हैं वहां पर भी मैदान पाए गए, इसलिए अलग अलग नाम दिया गया। तो सर्वप्रथम जो हम बोलेंगे राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। दूसरा क्या होगा, दूसरा पंजाब एवं हरियाणा का मैदान। तीसरा क्या होगा, याद रखिएगा, तीसरा है गंगा का मैदान। क्लियर। चौथा क्या है, पहले तो याद रखिए गंगा के मैदान को 3 भाग में बांटा गया, जैसा कि कल रूपरेखा में बताया गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यानी कि याद रखिए जो स्पेशल यूपी वाला भाग है, यूपी वाला, स्पेशल यूपी वाला भाग है, उसे उत्तर गंगा का मैदान कहते हैं। ऊपर गंगा का या ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा क्या है, बिहार,
बिहार को मध्यम या मध्य गंगा का मैदान। ठीक है। तीसरा क्या है, स्पेशल याद रखिएगा, जहां जहां बोला गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में इसे निम्न गंगा के मैदान के नाम से जाना गया है। जाना गया। अब भैया ये तो तीन तो क्लियर हो गए इसके। अब चौथे नंबर पे क्या है, आप देखेंगे यहां पर अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्रा की नदी आती है, यहाँ दिहांग और सियांग के नाम से जानी जाती है। और जैसे असम के बॉर्डर आएगी सादिया नामक स्थान से, जैसे असम में एंट्री करेगी वहां से ब्रह्मपुत्रा का नाम पुकारा जाता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, यहां पर भी एक एरिया है जो ब्रह्मपुत्रा के नाम से बोले जाते हैं। तो यहां लिखेंगे असम का मैदान, अगला या ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है। अब सवाल उठता है, अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान को यहां से उठा करके धीरे से ऐसे लेके जाइए, यहां पर है। यहां पर फ्रेंड्स याद रखिए ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के पश्चिम वाला जो मैदान है वो राजस्थान का मैदान कहलाता है। तो यहां पर लिखते जाइएगा कि राजस्थान के अरावली के पश्चिम जो मैदान है अरावली पर्वत के, अरावली आप जान रहे हैं ना, सबसे पुराना आर्कियन चट्टान युक्ति है, ये भी याद रखिएगा। उसे राजस्थान मैदान कहते हैं। अब देखिए इसमें तो राजस्थान का हो गया कि राजस्थान की अरावली के पश्चिम, अरावली के पश्चिम में जो मैदान होगा उसे क्या बोलेंगे, राजस्थान का मैदान बोलेंगे। इतना तो फिक्स हो गया। अभी इसके बारे में डीपली चर्चा होने जा रही है। पहले तो इसको देखेंगे उसके बाद इसको देखेंगे, लेकिन एक स्टेप बाय देखते जाइए। अब देखिए यहां पर आपका क्या है, पंजाब है, पंजाब, उसके बाद हरियाणा, ठीक स्पेशली रूप से, उसके बाद यूपी, फिर बिहार, फिर ए एरिया पश्चिम बंगाल का। तो ये कौन सा हो गया, यहां लिख देंगे राजस्थान का मैदान, इसको बोलेंगे पंजाब, ये दोनों मिला करके हो जाएंगे पंजाब व हरियाणा का मैदान। और ये हो जाएगा तीनों गंगा बांटी गई, ऊपरी गंगा का मैदान, यहां लिखेंगे उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। अगला क्या है, बिहार है, तो बिहार में क्या बोलेंगे, मध्य गंगा का मैदान। और उसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल एरिया को क्या बोलेंगे, याद रखिएगा निम्न गंगा का मैदान। इन तीनों को मिला करके गंगा का मैदान हो जाता है। और ये आपका क्या है, असम का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा है, स्पेशल रूप से अगर पंजाब में देखना चाहेंगे, जैसे हमने बताया कि राजस्थान का मैदान
अरावली के क्या हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा, अरावली के पश्चिम में। पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, अब सवाल उठता है कि ये मैदान किसे, जबकि आप जान रहे हैं कि जितनी नदियां हैं सभी नदियों के अवसाद आने से जो जमाव हुआ है वही क्या है, एक मैदान बना हुआ है, चाहे वो प्रायद्वीपीय नदियां चाहे वो हिमालयी नदियां, ठीक है, दोनों के अवसाद जमने से एक बहुत बड़ा आप समझिए कि मैदान का रूप ले लिया। तो फ्रेंड्स ये गंगा का मैदान हो गया, 3 भागों में बांटा गया। यूपी ऊपरी गंगा का मैदान, बिहार मध्य गंगा का मैदान, पश्चिम बंगाल निम्न गंगा के मैदान के नाम जाना गया। अब याद रखिए पंजाब में जैसा कि आप जानते हैं सतलज, रावी और ब्यास, क्लियर, इनके द्वारा जो अवसाद लगे, इन नदियों के द्वारा जो लाया गया अवसाद, इनके द्वारा बनाया गया जो मैदान बना हुआ उसे पंजाब और हरियाणा का मैदान कहा जाता है, ठीक है। अब एक गंगा के मैदान में अगर यूपी से देखेंगे तो आप समझिए सीधा फंडा है कि गंगा का मैदान वहां से शुरू होता है जहां से यमुना नदी के पूर्वी क्षेत्र स्टार्ट हुआ है, वहां से, यानी कहने का मतलब कि पश्चिम में अगर देखा जाए यमुना नदी से लेकर के पश्चिम बंगाल के बॉर्डर तक आपका गंगा का मैदान ही होता है। फ्रेंड्स अब याद रखिए असम का मैदान, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र द्वारा लाया गया, असम में स्पेशली जोन है, स्पेशली क्षेत्र है, इसीलिए उसको असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, हम पढ़ेंगे आज भौतिक विभाजन के स्थलाकृतियां में, जैसे स्थलाकृतियां कैसी बनती होंगी। जैसे जैसे स्थलाकृतियां बनती गई, स्थल की आकृति जैसे जैसे होती गई, यानी कि नदियों द्वारा जो अवसाद जमते गए, जिस रूप में बनते गए, उसका नाम अलग अलग किया गया। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि आप जानते हैं कि जैसे ये एरियाज यहां से निकले, ठीक, मतलब ये हिमालय यहां से निकली और टोटल ये बताया जाता है 2400 किलोमीटर है। तो आप भी दिमाग लगा लीजिए 2400 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर हिमालय के बराबर नदियां निकल रही हैं और नदियां आ रही हैं तो उसी तरीके से उसी अनुरूप में तो मैदान भी बनेगा ना। तो आप इतना समझदार हैं और समझ भी सकते हैं कि 2400 किलोमीटर की लंबाई है। अगर आप देखेंगे उत्तर भारत का विशाल का मैदान जो है वह 2400 किलोमीटर लंबा है। लेकिन अगर चौड़ाई की बात पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई की बात पूछेंगे तो चौड़ाई जो है, देखिए जितने प्रदेश हैं सभी प्रदेशों में भिन्न भिन्न चौड़ाइयां, जैसा कि डीपली हम अध्ययन करेंगे जब ये टॉपिक्स आएगा तो इस पर डीपली अध्ययन किया जाएगा कि यहाँ पर इतना चौड़ाई क्यों किया गया, क्यों है, ठीक है। तो इसे हम इरेज करते हैं। आइए चलते हैं भौतिक विभाजन ऑब्लिक स्थलाकृतिक विभाजन, जिसमें नंबर 1 भावर का मैदान है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं भावर का मैदान। अब सवाल उठता है कि भावर का निर्माण कैसे हुआ। हमने कहा कि जितनी नदियां हैं, चाहे वो प्रायद्वीपीय हो चाहे आप हिमालयी हैं, सभी नदियों के द्वारा जो अवसाद आया, अवसाद जमते गए, उसकी आकृति बनती गई, उसका नामकरण किया गया। तो आइए चलते हैं भावर में, भावर कैसा होगा। अब अगली हेडिंग डालेंगे भावर का निर्माण। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपका बृहद हिमालय है, ये आपका महान हिमालय है, और ये आपका लघु हिमालय है। और ये आपका शिवालिक हिमालय है। क्लियर? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और आप ये जानते हैं कि शिवालिक हिमालय से ही उत्तर भारत का बहुत बड़ा संबंध है।
क्लियर? क्योंकि इसी के बीच में एच एफ हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो विभाजन लाइन है यही बनाई गई है। अब इसी के बाद क्या होता है आप जानते हैं, एक मैदान बना हुआ, देखिए ध्यान से, यो मस्त, ये आपका विशाल मैदान है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये नदी, ये शिवालिक हिमालय है, क्योंकि यहीं से शिवालिक से और उत्तर भारत का स्पेशल संबंध है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिवालिक के दक्षिण में ही आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान अवस्थित है। क्लियर? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नदियां इससे आई, ये नदियों का आगमन हो रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है भावर का मैदान का निर्माण जो होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि यह मान लीजिए ये नदियां आई और इसके साथ में छोटे छोटे जो कंक्रीट हैं वो तो समझ में आ रहा है, वो तो नदियों के साथ अपर्दन के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े होंगे, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कंकड़, पत्थर, बड़े बड़े अवसाद, बड़े बड़े अवसाद। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सब जो है यहां पर धीरे धीरे आ करके यहां पर जमता जाएगा। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि जो नदियां हैं, ये जो नदी आ रही है, सपोज दैट अगर फुल स्पीड में आएगी तब तो ये प्रेशर के साथ इसको हटा सकती है, अदरवाइज नहीं हटा पाएगी, क्योंकि नदियां धीमी गति से आ रही है और जो ये ढाल है बहुत धीमे तरीके से, धीमे तरह से, एकदम मतलब फुली स्पीड नहीं, एकदम सीधा ढाल नहीं है, धीरे धीरे ये ऐसा बना हुआ है, ऐसे देखिए, ऐसे ढाल। तो अब नदी आएगी धीरे धीरे स्लीपिंग करते हुए आगे जाएगी, आगे धीरे धीरे फिसलते हुए जाएगी। तो ये जो यहाँ इसके साथ में कंक्रीट वगैरह आएंगे वो भी तो क्या होंगे, धीरे धीरे आते जाएंगे, बड़े बड़े कैसे। अब बड़ी अगर फ्लो में आती नदी तो स्वाभाविक सी बात इस कंक्रीट पत्थर को भी हटा सकते थे, लेकिन स्पीड से आ नहीं पा रही, और जो स्पीड से नहीं आएगी तो ये जो स्थान है, ये स्थान पर क्या हो जाएगा, कंकड़ पत्थर सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जमा हो जाएंगे। इतनी बातें अच्छी समझ में आ गई होगी। अच्छा ठीक है, अगर ये जमा हो गए, आप फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े अवसाद जमा हो गए तो आप ये समझ रहे हैं कि ये नदियां तब भी तो चल रही हैं, क्या नदियां रुक जाएंगी क्या? नहीं, नदियां कभी नहीं रुक सकती, नदियां नहीं रुकेंगी। तो जो पानी आएगा, अब ये देखिए कंकड़ के ऊपर कंकड़ और पत्थर के ऊपर पत्थर है, तो ऐसा थोड़ी एकदम सटे हुए पानी नहीं जा सकता, पानी जाएगा, और पानी जाएगा तो इसमें धीरे धीरे अंतः से प्रवेश करेगा, क्योंकि बीच बीच में रिक्त है, और जब बीच बीच में रिक्त है स्थान है तो ये पानी क्या करेगा, यहीं पर समा जाएगा, और समाने के साथ साथ क्या करेगा, ये ऊपर से नहीं फ्लो करेगा, ये धीरे से इसी में से आगे लीकेज हो जाएगा। लेकिन याद रखना, आया तो एक धारा से, लेकिन जब निकलेगा तो कई धाराओं से निकलेगी, क्योंकि मान लीजिए एक कंक्रीट यहाँ, एक पत्थर यहाँ है और एक पत्थर यहाँ है, इस बीच में जगह यहाँ से एक धारा बन के निकल गई। अब मान लीजिए इसके बीच में एक कंक्रीट है, पत्थर है, इसके बीच में से एक धारा निकल गई। अब बताओ यहाँ कंक्रीट है, इसके बीच से एक धारा निकल गई, धाराओं में कई धाराओं में बटी कि नहीं बटी? अब देखिए कई धाराओं में जब बटेगी तो फ्रेंड्स याद रखिए, आगे भी प्रक्रिया क्या होगी, आगे जो प्रक्रिया होगी ये स्थान को धीरे धीरे सींचती रहेगी, अगली वाली प्रक्रिया को। तो ये क्या कहते हैं, तर मतलब हमेशा आर्द्र है, एकदम पानी से एकदम तराई क्षेत्र हो जाए, यानी पानी हमेशा लगा रहता है, दलदली बना रहेगा, वही तराई क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन पहले हमको भावर का मैदान का निर्माण पढ़ना है, तो भावर पढ़ेंगे, एकदम समझिए अच्छे से। मैंने कहा कि यहाँ पर कंकड़ है, पत्थर है, बड़े बड़े अवसाद हैं,
यहाँ पर इस तरीके से बने हुए। तो ये बताइए, यानी कि पार गमन होगा कि नहीं होगा? उस पार जो इस यहाँ से नदी आ रही है, ये नदी धीरे धीरे पानी रिस करके छिद्रों के माध्यम से जो प्लेस खाली है, स्थान खाली है, उस स्थानों से नदियां धीरे धीरे क्या करेंगे, रिस करके आगे की तरफ कई धाराओं में बढ़ जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स ऐसा होगा, ये किसका निर्माण हो जाएगा? भावर का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? भावर का। तो भावर का निर्माण हो जाएगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये भी तो एक अवसाद ही जमा हुए, लेकिन दूसरा कंडीशन, इसके साथ नदियों के द्वारा जो छोटे छोटे अवसाद होंगे, जो रेत जैसे होंगे, वह धीरे धीरे क्या करेंगे, इस नदियों के माध्यम से आगे निकल करके क्या करेंगे, यहाँ जमने लगेंगे। और जब जमने लगेंगे उसमें पानी होगा और लगातार पानी सिंचित किया जाएगा, वह एक दलदली एरिया हो जाएगा। और दलदली एरिया हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? तराई बोलेंगे। हमेशा तर रहता है, तर कहते नहीं कि हमेशा कोई छत को लगातार पानी सिंचित करिए, उसको क्या बोलेंगे? तर। तर कर दो, यानी हमेशा आर्द्र बने, पानी लगा हुआ। तो यहाँ पर भी एक तराई एरिया होता है। तो इसके बाद भावर के मैदान के बाद क्या करेंगे? तराई पड़ेंगे। लेकिन पहले तो भावर के मैदान का निर्माण आप अच्छे से समझ लीजिए। अब सोचिए, एक दिमाग लगाइए, ये कई धाराओं में बढ़ गई। जब कई धाराओं में बढ़ जाती है तब कंडीशन क्या होता है? अब आप ये सोचिए, यहां पर क्या हो सकता है? क्या कोई फसल उग सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंकड़ पत्थर में कहां उगेगा? नहीं उग सकता। और मान लीजिए नदी का भी सपोर्ट, अगर मान लीजिए पानी का भी सपोर्ट है, तो लेकिन पानी क्या करता है? कंक्रीट पत्थर से रिस करके आगे निकल जाता है, बिल्कुल नहीं उग पाएगा। तो यहाँ पर फसल नहीं उग सकती। दूसरी कंडीशन क्या? वनस्पतियां भी नहीं है, वनस्पतियां नहीं है। वनस्पतियां अगर एक शर्त पे हो सकती हैं, इसका मतलब कि उसकी जड़ें जो हैं बहुत मजबूत हों और गहराई तक, तभी टिक सकती हैं। तो आप इसकी विशेषताएं, आप अच्छे से इस फिगर को आप समझ गए होंगे। आगे इसकी विशेषताएं आप 10-11 पॉइंट में आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स अच्छे से, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलें, अब देखिए, क्योंकि नदी अगर सीधी ढाल में आएगी तो स्वाभाविक सी बात युवावस्था में होगी, तो अपर्दन करने की क्षमता भी तेजी से होगी और अपवहन करने की क्षमता तेजी से होगी, और आगे भी स्पीड से जो भी चलेगी सब तेज गतिशील होगी, क्योंकि नदी जो है युवावस्था में रहेगी तब। तो फ्रेंड्स, इसे इरेज करते हैं एक बार अच्छे से, इसका पूरा रिटेल करते हैं। लिखिए, पर्वतों से नंबर 1, निकलने के बाद नदियां धीरे धीरे जब अपने गिरपद, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, गिर, अपने पैरों तले जाती हैं और ढाल कम होता है, तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जो बड़े बड़े अवसाद होते हैं
बड़े बड़े अवसाद में आप लिख लीजिए कंकड़, पत्थर, बजरी आदि। ये अपने गिरपथ पर बड़ा और वजन या लिख लीजिए काफी भारी होने के कारण अपने गिरपथ पर रुक जाते हैं। अगली कंडीशन है वहां पर जब रुक गई तो क्या होगा, रुकने के साथ साथ जब पत्थर के ऊपर पत्थर होगा तब वहां पर रिक्त स्थान अवश्य रूप से होगा। अब भैया अगर मान लीजिए रिक्त स्थान हो गया तो जब रिक्त स्थान होगा तो जो नदियां पानी धीरे धीरे लेके आ रही, धीमी गति से पानी आ रही है, ठीक है, यहां लिखेंगे नदियों द्वारा पानी का प्रवाह जब धीमी गति से होगा तो पत्थरों के रिक्त स्थानों से पानी रिस कर या पे ये पत्थरों के अंदर से आगे की तरफ बढ़ेगा। दो पॉइंट हो गए। अभी आपको कम से कम 7 से 8 पॉइंट नोट करना है। फ्रेंड्स ये आप अच्छे समझ गए होंगे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला पॉइंट क्या होगा लिखते जाइएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहली बात तो भावर का निर्माण जो होता है आठ किलोमीटर से लेकर तक होता है।
8 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। अब रही बात, कहीं कहीं 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक लिखा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अच्छा ये बताइए, अगर तीव्र गति से जल होगा, तीव्र गति से नदियां होंगी, तो कंक्रीट को भी बहा के ले जा सकती है। अगर तीव्र गति से नहीं है, धीमे धीमे गति से है, तो पानी रिस करके आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी अंदर से, पत्थरों के अंदर से जो स्थान खाली है, उस स्थान से खाली होकर के आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए, नदियां जब आगे पत्थरों से, यानी कि भावर से आगे की तरफ बढ़ती हैं, या ऐसे लिखिए, भावर से निकलने के दौरान कई धाराओं में हो जाती हैं, कई धाराओं में वितरित हो जाती हैं। अब फ्रेंड्स याद रखिए, अब मतलब सपोज दैट अगर मान लीजिए तीव्र गति से भी जलधारा आ रही, तो स्वाभाविक सी बात है कि कंक्रीट पत्थर तो जा सकते हैं, लेकिन क्या बड़े बड़े जब कंकड़ और पत्थर वहां पर हैं, तो क्या वनस्पतियां हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं, जरूर हो सकती, लेकिन जिसके जड़ काफी अंदर तक होंगे, मजबूती से होंगे, वही वनस्पतियां वहां पर टिक पाएंगी, सीधी बात। लिख लीजिए, जिन वनस्पतियों के जड़ काफी मजबूती से और काफी अंदर तक होगी, वही वनस्पतियां भावर में टिक सकती हैं या हो सकती। क्लियर? इतनी बातें अच्छे से पकड़ में आ गई। अगला पॉइंट, भावर का निर्माण जो होता है, शिवालिक के गिरपद पर ही हो सकता है, या ऐसे लिख लीजिए, भावर का निर्माण शिवालिक के गिरपद पर होता है, क्योंकि शिवालिक के दक्षिण में ही उत्तर का विशाल मैदान अवस्थित। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि भावर का निर्माण
भावर का निर्माण सिंधु नदी तंत्र से लेकर तीस्ता तक या तीस्ता नदी तक भावर का मैदान माना जाता है। अगला पॉइंट, भावर ऐसे लिखिए, भावर यह उपजाऊ युक्त नहीं है। अरे भाई उपजाऊ कैसे होगा? कंकड़ पत्थर है, सब कंकड़ पत्थर उपजाऊ होगा? पत्थर कंकड़ पत्थर के बराबर होता जाएगा, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए वनस्पतियों का अभाव रहता है। इसीलिए अभाव रहता है। तो फ्रेंड्स, भावर का मैदान जो होता है हमेशा छिद्रयुक्त या पारगमन में होता है। इतने पॉइंट आपके हैं जो भावर के मैदान का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम चाहते हैं कि आप कम से कम कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। और उसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में और बेहतर क्लास में। जैसा कि भावर का जब निर्माण हो जाता है फ्रेंड्स, अब वह पानी कई धाराओं के बाहर निकल रहा है। अब जब कई धाराओं में निकलेगा तो पतली पतली नालियाँ टाइप होंगी। जैसे वहाँ से जब हिमालय से नदियाँ चली थी तो बड़ी सी धारा में आ रही थी, लेकिन ढाल मंद होने के कारण यह पत्थर जो है, पत्थर और कंक्रीट वहाँ रुक जाते हैं। अगर वो मंद शायद ना होता, नदियाँ मंद ना होती, धीमी गति में ना होती और ढाल मंद ना होता तो शायद भावर का निर्माण भी ना होता। और जैसे जैसे बड़े बड़े पत्थर और कंक्रीट टिकते गए वहाँ पर, तो बड़ा सा एकदम टीला सा ज़बरदस्त हो जाएगा। और जब बड़ा सा टीला सा ज़बरदस्त हो जाएगा तो नदियाँ क्या उससे पार करके थोड़ी जाएंगी, क्योंकि पत्थरों के नीचे छिद्र रहेंगे। और जब छिद्र रहेंगे फ्रेंड्स, तो पानी रिस करके नीचे की तरफ से निकलता चला जाएगा। और जब निकलने का स्थान होगा तो कई धाराओं में वितरित हो जाएगी। और जब वितरित हो जाएगी, अगला जो एरिया होगा वो आप समझ रहे हैं कि लगातार एकदम तर रहेगा, एकदम ठंड रहेगा, पानी एकदम लगातार वहाँ पहुँचा रहेगा। तो अब वो पानी रहेगा और साथ साथ आप जान रहे हैं कि इसमें जब नदियाँ आ रही थी तो छोटे छोटे जो अवसाद है वो भी तो जा करके वहाँ चिपचिपा बनेंगे। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा? तराई बनेगा। इसका मतलब कि थोड़ा उपजाऊ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वहाँ वनस्पतियाँ, तराई क्षेत्रों में वनस्पतियाँ होना शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर पानी भी हमेशा लगा रहता है क्योंकि दलदली रहता है। और जो दलदली रहेगा, पानी लगा रहेगा, बराबर अवसाद भी आते रहे तो उपजाऊ होता रहेगा। और जब उपजाऊ होता रहेगा तो आप गन्ना, चावल, ये सब, गेहूँ, दलहन, तिलहन सब उगा सकते हैं तराई क्षेत्रों में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब एंड शेयर करना कभी ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड्स।